ये सवाल देख रहे हो स्क्रीन पे, कड़े लग रहा है ना? और मुझे पता है ये सवाल आपको नहीं आता है और इस सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ और 4 अन्य सवाल जो कि प्रत्येक वर्ष हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेंगे। कैसे उन सवालों से हम पूरा स्कोर कर पाएँ, ठीक है? इस तरीके सवालों को कैसे हैंडल कर पाएँ, ये आगे हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका एमएस अड्डा विद कुलदीप यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी 50 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और इस सीरीज का आज हमारा 5वां पार्ट है और इस पार्ट के बाद हमारे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े 20 क्वेश्चन हमने जो किए हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 30 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो हम आगे करेंगे, ठीक है? तो इस पार्ट का आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो सवाल में क्या कह रहे हैं, जैसे दो घन है, ठीक है, तो दोनों का समान आयतन है। मैं एक घन बना रहा हूं, तो मैं ध्यान से बनना। एक घन मैंने बनाया, ठीक है, एक घन मैंने बनाया, एक घन मैंने ये बनाया, ठीक है। अब इस घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे ही एक घन और है, उसका भी सेम आयतन है, दोनों का आयतन क्या है, सेम है। अब इस घन को और उस दूसरे घन को साथ में मिला दिया गया है। अब उन दोनों घनों को जब मिलाया जाएगा, इस घन को उस घन को दोनों को मिलाया जाएगा, तो आकृति कुछ इस प्रकार नहीं हो जाएगी, आकृति कुछ इस प्रकार हो जाएगी। देखो घनाभ बन जाएगा वो। ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है। तो दो घनों को मिलाकर बने नए जो ठोस बना है, जो नया ठोस बनना है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्र बताना है। नया ठोस क्या बनना है, घनाभ। दो घन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नया जो ठोस बनेगा उसका नाम क्या होगा, घनाभ, ठीक है। इस घन के साथ एक दूसरा मैंने घन यहाँ पे शामिल कर लूंगा तो यही कुछ आकृति तो बनेगी ऐसी, दो घन एक घना बन जाएगा। अब एक बात ध्यान समझो, इस घन का आयतन कितना है, इस घन का आयतन है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है, इसमें तीनों भुजाएं सेम होती हैं तो इसका आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का मान मुझे यहां से कितना मिल गया, 4। सही है, मैंने एक यहां से 3 हटाया और 64 का क्या होगा, घनमूल, जो कि क्या होता है 4। 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, 4 आ गया। यानी हमें यहां से पता चला कि जो घन में 3 विमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है घन में। तो इसमें यहाँ पे लंबाई कितनी है, 4 है, घन की बात हो रही है। चौड़ाई कितनी है, 4 है, और ऊंचाई कितनी है, 4 है। लेकिन बात हो रही घनाभ की, ठीक है, घनाभ की। हमने दो घनों को मिलाकर जो घनाभ बनाया है उसमें क्या होगा, तो घनाभ में क्या होगा, अब देखो इस घनाभ में दो घन मिलके तो बनना है। तो ये घन, इसकी लंबाई कितनी थी, 4, इसमें दूसरा घन सम्मिलित हुआ है तो उसकी भी लंबाई रही होगी 4। तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी, यहाँ पे 4 और 4 8, लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क आया नहीं, जितनी चौड़ाई इसकी थी उतनी चौड़ाई इसकी होगी, जितनी ऊंचाई इसकी थी उतनी ऊंचाई उसकी रहेगी, सेम रहेगा ना। तो चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी, जो 4 इसकी थी और ऊंचाई 4, ये चीज सेम रहेगी। बात समझ आई, दोबारा समझो, दो घन है, उन दोनों को चिपका मिला, उनके जो हमारे फलक थे, जो संलग्न फलक थे, संलग्न का मतलब है ये वाला हिस्सा, इन दोनों फलकों को जब हमने मिला दिया तो बनने वाली आकृति है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें फर्क ये पड़ेगा कि उसकी लंबाई जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 8 लंबाई होगी, चौड़ाई ऊंचाई हमारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो हमें जो बनने वाला घनाभ है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इधर देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा L इंटू बी इंटू एच प्लस H इंटू एल प्लस H इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ पे मान रहा हूं तो आंसर 2 एल बी, लंबाई कितनी हमारी 8, 8 गुणा 4, बी इंटू एच क्या है 4 गुणा 4,
4 गुणा 4, h गुणा l क्या है, h हमारा 4 है, l हमारा 8 है, तो 4 गुणा 8। सॉल्व कर लेंगे आंसर। देखो 2 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 8 32। 2 ये कितना होगा, इनको ऐड कर लो, तो ये हो गया हमारा 32 और 32 64, 64 में 16 जोड़ देंगे, 64 में पहले 6 जोड़ दो, कितना हो गया 70 और 1 80। यहाँ पे कितना आ गया, इन तीनों को जोड़ने में कितना आया 80, तो 2 गुणा 80, तो आंसर कितना हो गया 160। क्योंकि बात हो रही है क्या की, क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे को पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है, आसान सवाल था ना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो बोला है, नेक्स्ट सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये सवाल देखो, अब हमें cot थीटा का मान दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ध्यान देखो, a प्लस बी एक बार जुड़ा हुआ है, a माइनस बी एक बार घटा हुआ है, दो पद एक बार जुड़ रहे हैं, वही दो पद एक बार घट रहे हैं, तो सूत्र बन गया हमारा a प्लस बी, a माइनस बी वाला। तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ऐसे नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखो, वन एक का स्क्वायर क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार लिख दे रहे, चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक बता दे रहा हूं, नहीं पता तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा तो 1 के उस तरफ जाएगा, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही तो आया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन को भेजूंगा उधर तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इन्हीं दो चीजों का यूज हो रहा है यहाँ पे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं कॉट थीटा, तो इसको लिख दूंगा कॉट थीटा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान, मुझे कॉट थीटा का मान तो पता ही है 7/8, तो यहाँ पे रख दो 7/8, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आंसर आसान सवाल है ना, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था हमारे त्रिकोणमिति का। ठीक है, लिख लो जल्दी से, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमसे कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याएं, जो दोनों संख्याएं वो ज्ञात करनी है। देखो दोनों संख्याओं की बात हो रही है, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें मानना पड़ेगा कि माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या मान ली मैंने, x। ठीक है, तथा छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी, y। अब सवाल के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल, तो यहां लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, सवाल बोला है कि
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्गों का अंतर क्या, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, इन दोनों का अंतर कितना दिया है 180। 180 ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो गया 180। ये वाली बात तो बोली थी कि जो दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर, अंतर क्या निकलेगा, बड़ी में से छोटी का है तो अंतर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। एक बात तो ये बोली है। आगे हमने बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, यहां तथा लगा दे रहा है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी ये किसके बराबर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के, बड़ी संख्या के 8 गुने के। दो बातें मैं बोली थी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अच्छा, जो मैंने ऊपर पहले इक्वेशन बनाई थी उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, समीकरण नंबर 1। अब उसमें समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखना है, समीकरण 1 को ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, मैं क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x, तो वाई स्क्वायर दिया मैंने 8x लिख दिया, बराबर क्या है 180। ठीक है, 180 को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का हो जाएगा इधर आगे 180 बराबर 0। अब देखो इसके हम कर लेंगे फैक्टर, यानी 180 को, सॉरी 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 8 है और उन दो संख्याओं का गुणनफल 180 के बराबर हो, ये तो होता है गुणनफल में 180 एकम 180, यानी इसका भी मेन रोल है। 8 को ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स में, इनको जोड़ने पे या घटाने पे तो 8 है, लेकिन उन दोनों संख्याओं की जब मैं गुणा करूं तो कितना आना चाहिए 180। तो सिंपल सी बात है, 18 गुणा 18 और 10, 18 भाई 180 और 18 में से 10 गया कितना बचेगा 8। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 18 माइनस 10, 18 में से 10 गया 8 और बाहर x माइनस 180 बराबर 0। इसको यहाँ पे कर ले रहे हैं थोड़ा, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 18x, इसके अंदर भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 18x माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x 10x और माइनस का 180 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, हो गया सवाल। देखो कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 18। ठीक है, यहां से क्या कॉमन लेंगे 10, प्लस का 10 कॉमन लिया तो x माइनस 10, 180 में से 10 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 18 बराबर 0। अब ओवरऑल पूरी लाइन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 18, x माइनस 18 पूरे में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, x माइनस 18 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, ये बाहर आ गया, बचा क्या x, इधर से क्या बचा 10, x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे मेरे x के दो मान मिलेंगे, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0 लिखूंगा तो x बराबर मुझे मिलेगा 18, और इसको जब मैं इसको 0 के बराबर कंपेयर करूंगा x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस का 10। ठीक है, अच्छा क्योंकि मैं धनात्मक वाली संख्या लूंगा, ठीक है, ऋणात्मक वाले से मतलब नहीं, मुझे धनात्मक वाली संख्या को लूंगा मैं, तो x बराबर 18 जो मुझे मिला है इसका मान किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं, ठीक है, किसी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो समीकरण नंबर ये हम 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं इस सवाल को आगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया समीकरण 2 से, तो बाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मान मैंने कितना निकाला था, ये x बराबर 18, यहाँ पे पुट कर दो तो बाई स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144, और स्क्वायर लगा है तो बाई का मतलब बाई का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 144, जो कि कितना आएगा प्लस माइनस 12, बाई का मान कितना आया प्लस माइनस 12। तो x के दो मान आए 18 और माइनस 10, जब 18 मैंने पुट किया तो बाई के भी दो मान आ गए, प्लस का 12 है माइनस का 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, दो संख्या कौन कौन सी हो गई, दो संख्या हमारी हो गई 18 अथवा 12, संख्या हमारी क्या होगी 18 अथवा 12।
समझ में आया? आसान सवाल था, बस कुछ नहीं करना है, सवाल में जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है, जो भी प्रश्न में बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलते रहना हमें। उन्होंने बोला था बड़ी संख्या और छोटी संख्या को मतलब उसके हिसाब से सवाल चलाया, तो हम बड़ी संख्या x मान ली और छोटी संख्या y मान ली। उन्होंने बोला कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर लिख दिया मैंने, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर उन्होंने अगली लाइन बोला कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के बड़ी संख्या के 8 का मल्टीपल है, मतलब 8 बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या का 8 गुना है, सॉरी 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने पूरा सॉल्व कर लिया, हमारा x और y का मान भी निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो। अच्छा, उस सवाल पे आ जाते हैं जिस सवाल का आपको इंतजार था। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, स्क्रीन दिख रहा होगा, देखने लग रहा है कितना बड़ा सवाल है, कितना कठिन सवाल होगा, और ये सवाल बच्चों में होते नहीं है, लगता है कितना कठिन होगा, और बहुत ही आसान सवाल है। सवाल बोला है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। चलो इसको बनाते पहले। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो शंकु कैसा था उसको उल्टा बना दो बस। ठीक है, तो ये शंकु के आकार का बर्तन है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। उल्टे शंकु के आकार का है एक बर्तन, उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, ये इसका केंद्र हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने बोला है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी क्या है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरा की त्रिज्या, ये ऊपरी सिरा में तो है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो ये चीज कितनी है, 5 है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 5 है। अब वो कह रहे हैं यार ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, सही है, ये ऊपर तक क्या है, पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है पूरा, जो हमारा बर्तन है ये पानी से भरा हुआ है पूरा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है। अब इसमें इन्होंने क्या करा, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली, प्रत्येक गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इससे हुआ क्या, जो भरे हुए पानी, जो भरा हुआ पानी था उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, पानी का 1/4 भाग क्या हुआ, बाहर निकल गया, मतलब चौथा हिस्सा जो है वो बाहर निकल गया। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा है मुझे नहीं पता, लेकिन पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे हम, पानी की मात्रा निकलेगा कि बर्तन का आयतन कितना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का आयतन। ठीक है, अच्छा पानी बाहर निकल रहा है 1/4, क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसमें हमने कुछ गोलियां डाली, तो पानी उतना ही तो निकलेगा जितना गोलियों ने जगह घेरी होगी, पानी उतना निकलेगा जितने गोलियों ने जगह घेरी है। पहले पानी पूरा ऊपर तक भरा था, अब पानी बाहर क्यों निकला, क्योंकि हमने इसमें गोलियां डाली और गोलियों ने पानी की जगह ले ली, पानी बाहर हो गया। तो कहने का मतलब है 1/4 जो पानी बाहर निकला है उस पानी की मात्रा और डाली गई गोलियों की संख्या बराबर ही तो होगी। ठीक है, तो सवाल पे आ जाते हैं। तो सवाल बोल रहा है कि 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकले हुए पानी की मात्रा, बाहर निकले पानी की मात्रा बराबर होगी, बराबर होगी किसके बराबर होगी, कुल डाली गई, कुल डाली गई कांच की गोलियों, कुल डाली गई गोलियों के, कुल डाली गई गोलियों के। ठीक है, समझ में आया, मतलब जो पानी बाहर निकला है
उस पानी की मात्रा जो गोलियां डाली गई उन गोलियों की संख्या के बराबर ही तो होगा। कितनी गोलियां डाली? अच्छा, पानी जो बाहर निकला है, कुल पानी कितना निकला था? हमें पहले कुल पानी बात करते हैं। कुल पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे? इसका आयतन, ठीक है, पानी का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है। ये होता है अगर कब? जब पानी सब निकल जाता है बाहर। क्यों? पानी निकला कितना है? 1/4। ठीक है, पानी कितना निकला है? 1/4। तो यहाँ पे 1/4, 1/4 है, तो 1/4 से यहाँ पे क्या कर दो? गुणा। ठीक है, आगे देखो। अब मैं कितनी गोलियां निकली उस पर बात करते हैं। पहले गोलियों की मतलब पानी की मात्रा हुई, यहाँ पे गोलियों संख्या कितनी है? सॉरी, कुल गोलियों की संख्या नहीं हुई है, गोलियों के आयतन के बराबर। कुल डाली गई कांच की गोलियों के आयतन के बराबर। आयतन, कुल गोलियों के आयतन के बराबर। तो कुल गोलियों का आयतन जितना होगा उतने पानी का आयतन, जितना इसमें पानी आ रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। तो कुल गोलियों का आयतन कितना था? यहाँ पे देखो, एक गोली का आयतन कितना होगा? वो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अच्छा, गोलियां कितनी मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे मान ली n गोलियां हैं। कितनी है? n गोलियां। मैंने n गोलियां मान ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पानी, इसके लिए बर्तन का आयतन कितना है? तो यहाँ पे r अलग है। कितनी r है बर्तन के लिए? तो 1/4, 1/3 पाई ऐसे ही। इस बर्तन की त्रिज्या कितनी थी? 5। तो 5 गुणा 5, ऊंचाई कितनी थी? 8। इधर आ जाओ, n गुणा 4/3 पाई ऐसे ही। गोली की हमने बताया कांच की गोली की त्रिज्या कितनी है? 0.5। कांच की गोली की त्रिज्या कितनी है? 0.5। तो इसको क्या कर देंगे? क्यूब। ठीक है, आगे देखो। ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। बहुत आसान सवाल है, बस सवाल को समझना है। सवाल में करना क्या है? सवाल में ये बोला है कि जो कांच की गोलियां डाली गई हैं उसके कारण पानी बाहर निकल गया। तो सिंपल सी बात है, पानी की मात्रा और जो डाली गई कांच की गोलियां हैं उनका जो आयतन है, कितना जगह घेर रहे हैं वो बराबरी तो होगा। तो वही चीज मैंने कर ली थी है कि बाहर निकले पानी की मात्रा बराबर होगी कुल डाली गई कांच की गोलियों के आयतन के। ठीक है, तो मैंने दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया। ये बाहर निकले पानी की मात्रा कैसे निकलेगी? 1/4 पानी निकला था तो 1/4 लिख दिया। और पानी का आयतन होता क्या है? पानी का मतलब पानी की मात्रा क्या निकालेंगे? बर्तन के आयतन का फॉर्मूला लगा के। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, कांच की गोली, एक गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। गोलियां है कितनी पता नहीं, एन लिख लिया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोलियों की त्रिज्या, ये गोलियों की बात हो रही है तो गोली की त्रिज्या लगेगी। यहाँ पे बर्तन की बात हो रही है तो बर्तन की त्रिज्या लगेगी और बर्तन की ऊंचाई लगेगी। बस इसको ही सॉल्व करना है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो 1/4 गुणा, अच्छा 4 से इसे भी काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब बचा क्या? 25 दूनी 50 बराबर n गुणा, इधर देखो 0.5, इसको 3 बार ले लो। 0.5, 0.5, 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है? इसको हटाएंगे 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 4 भी बचा है, सॉरी यहाँ पे ये 4 रह गया, यहाँ पे 4 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा रफ करके सही से लिख दे रहा हूं। n गुणा 4 गुणा 0.5। अब देखो 2 दूनी 4, इनकी गुणा होकर 4 ही तो बनेगा, 4 से 4 कट गया। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये 2 बचा है। और कौन बचा है? n। ये 2 कहां चला जाएगा? इधर 50 के पास। तो n बराबर कितना आ गया? 50 दूनी 100। बस आंसर। एक बार और समझा दे रहा हूं, ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान समझना। सवाल में बोला था एक शंकु के आकार का बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, वो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है बिल्कुल।
उसमें कांच की गोलियां डाली, कितनी डाली नहीं पता, लेकिन उन गोलियों को डालने के बाद क्या हुआ, पानी जो था जो ऊपर तक भरा था उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। बाहर पानी वही तो निकलेगा जिनकी वजह से, किनकी वजह से निकला, गोलियों वजह से। गोलियों जितनी जगह घेरी होगी वही पानी तो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकले पानी की मात्रा किसके बराबर होगी, कुल डाली गई कांच की गोलियों के आयतन के बराबर। ठीक है। अच्छा, गोले का आयतन, यहाँ गोली लिखा है भाई, गोले से मतलब है गोले का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, गोलियां हैं कितनी पता नहीं, तो n से गुणा कर दी। अच्छा, पानी बाहर निकला कितना था, 1/4, तो सबसे पहले 1/4, ये 1/4 निकला था। पानी की मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। क्योंकि पानी निकला चौथाई भाग है, तो 1/4 से मैंने इसीलिए गुणा की है। इसी को सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पे आर का मान रखेंगे क्योंकि ये गोली की बात हो रही है, कांच की गोली की, तो गोली की त्रिज्या। यहाँ पे बात हो रही है बर्तन की, तो बर्तन की त्रिज्या और बर्तन की ऊंचाई। इसको सॉल्व किया थोड़ा, 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक है, और इस 4 से ये 8 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा। 0.5 को मैंने 3 बार लिख लिया। जब 0.5 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। 2 दूनी 4 से ये वाला 4 कट गया, और ये वाला 2 इधर 50 के पास चला गया, 100 आ गया आंसर, n बराबर 100। कितना बेहतरीन सवाल था। 6 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। 6 नंबर में ये सवाल जरूर आता है हर बार। इस टाइप का सवाल थोड़ा इधर उधर डाटा कर देंगे, सवाल आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है। सवाल को मिटा रहा हूं मैं, बचा है, ठीक है। इस सवाल देखते हैं। सवाल बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी और सोनू की आयु के ऊपर सवाल है, तो इन्हीं को मान ले रहे हैं। माना नूरी की आयु x, ठीक है, वह दूसरे कौन है, दूसरे हैं सोनू जी हैं, तो उनकी देख लो, सोनू की आयु क्या मान ली मैंने, y। हो गया सवाल। अब देखो सवाल बोला है 5 वर्ष पूर्व, एक डाटा दिया है 5 वर्ष पूर्व का। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो दोनों में 5 वर्ष घटा दो, तो x में भी 5 साल घटा दिया और y में भी मैंने 5 साल घटा दिया। अब संबंध क्या है, उन्होंने बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी है, यही तो है, इसकी 3 गुनी थी। अब क्या होगी, ये बराबर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की जो आयु थी उससे 3 गुनी थी, कर दिया। सॉल्व कर लो थोड़ा ऐसे, x - 5 बराबर ये हो गया 3y - 15। इसको थोड़ा इधर ले आएंगे, ठीक है। 3y इधर आ गया, तो x - 3y बराबर 5 उधर चला गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस का 15 बचा है अभी, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x - 3y बराबर ये कितना बचा, माइनस का 10, ठीक है। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट बोला उन्होंने कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात कर दो इसी को, ठीक है। ये 5 वर्ष पूर्व था और वो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात है तो x + 10 कर दो, और y में भी 10 जोड़ दो, y + 10 कर दो। वो कह रहे हैं नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु यही तो है, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी होगी। कुछ है सवाल में, 10 वर्ष पश्चात 10 जोड़ दिया दोनों में, सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई, तो सोनू की आयु में 2 गुना कर दिया। अब ये क्या हो गया, आपस में बराबर। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। x + 10 ये हो गया 2y + 20, ठीक है। 2y इधर आ जाएगा, तो x - 2y बराबर 10 उधर चला गया, 20 में घट जाएगा, तो 20 - 10, तो x - 2y बराबर 20 में से 10 गया, कितना बचेगा, 10, ये आ गया। तो समीकरण 1 पहली कंडीशन, समीकरण 2 दूसरी कंडीशन जो दी है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो गया। देखो समीकरण 1 व 2 को, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत समझना है, ध्यान से समझना। हमें काटना किसको है, x
और x एक जैसे ही तो है, इन्हीं को तो काटना है, और दोनों कैसे हैं प्लस के, तो इन्हें काटने के लिए मुझे समीकरणों को घटाना पड़ेगा। अगर ये विपरीत चिन्ह होते, ये प्लस का होता और ये वाला x माइनस का होता, तो विपरीत चिन्ह होते तो मैं क्या लिखता, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि दोनों ही धनात्मक है तो मुझे इन्हें काटने के लिए घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, देखो ध्यान से, x माइनस 3y, इसको इधर कर देते हैं ऊपर, x माइनस 3y बराबर कितना था, -10। ध्यान समझेंगे घटाना कैसे घटाना होता है। और x माइनस 2y बराबर वो कितना है, वो भी 10 है। अब घटा रहे हैं, घटाए तो ये देखो माइनस, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाली लाइन के, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस के x से माइनस का x कट गया। इसे देखो ध्यान से, -3y और प्लस का 2y, -3y और प्लस का 2y सॉल्व होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 3y माइनस 2y है, क्या बचेगा y, काय का जो बड़ा है, बड़ा कौन है 3y माइनस का, बराबर -10 और -10 क्या हो गया, -20। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया हमारा 20, y बराबर 20 आ गया। y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इस वाली में रख दे रहे हैं, तो x माइनस 2 इंटू y का मान कितना है 20 बराबर 10, तो x माइनस 20 दूनी कितना हो गया 40 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया मुझे 50। दोनों की आयु आ गई, यानी नूरी की आयु कितनी है, ये आई 50 और बाई का मान कितना है 20, यानी सोनू की आयु कितनी है 20। सवाल हो गया, कितना आसान सवाल था। ठीक है, कितने जल्दी जल्दी हमने 5 सवाल कर लिए। ठीक है, समय को देखते हुए कि आपके पेपर जो है बिल्कुल नजदीक है। 5 सवाल बेहतरीन थे, इस टाइप के सवाल, बल्कि यही सवाल हमारे बोर्ड परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं, और आप इसी तरीके से लिखना होगा, फुल मार्क आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सभी 50 क्वेश्चन देख के जाने हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।